हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 सॉल्व किया था, अनसॉल्व एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था। आई होप आपने उसे फिर से रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। ऑलमोस्ट 90% सम वाज सेम जैसे हमने एडमिशन या रिटायरमेंट के किए थे, राइट। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या था वहां पर, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा। तो वो वर्किंग नोट आपने रिवाइज की होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। वो उस चैप्टर का या इस चैप्टर का, दैट इज डेट ऑफ पार्टनर का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन ईच एंड एवरी सम वो हमें करना ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन कि वर्किंग नोट नहीं बनेगी, वर्किंग नोट ईच एंड एवरी क्वेश्चन में बनेगी, राइट। तो आज जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। तो सॉल्व नंबर एग्जाम्पल 2 में भी ये बनेगा, बट उसे बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड फिर एक एक करके स्टेप्स फॉलो करके सम को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द सम। क्या कह रहे हैं, राकेश, महेश एंड मुकेश वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो राकेश, महेश एंड मुकेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, राइट। तो ये उनका ओल्ड रेशियो है, याद रखो, बैक ऑफ द माइंड रखो कि 3:1 ये हाईलाइट करके क्वेश्चन में रखो, राइट। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। तो ये उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 की। लायबिलिटीज में तीनों का कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, ट्रक, डेटर्स लेस आरडीडी, इन्वेस्टमेंट एंड बैंक। तो रेगुलर आइटम्स है, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट। तो रेगुलर जो हम आइटम्स देखते या पढ़ते वही है, नथिंग न्यू। आगे नीचे, मुकेश डाइड ऑन 30 जून 2019। सो हाईलाइट दैट डेट। दो डेट्स को हाईलाइट करो, एक आपका बैलेंस शीट कब बन रहा है 31 मार्च 2019 को, एंड दूसरा मुकेश की डेथ कब हो रही है 30 जून 2019। ये दोनों डेट हमारे वर्किंग नोट में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे डिसीज्ड पार्टनर का तो काम में आएगा। सो मुकेश डाइड ऑन 30 जून 2019, राइट, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर एग्रीड ऑन और वेर मेड। तो मुकेश की डेथ होगी, मुकेश इज द डिसीज्ड पार्टनर ना। तो इसका मतलब अगर मुकेश डिसीज्ड पार्टनर है तो राकेश एंड महेश आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर। राकेश महेश बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुकेश चला गया तो मुकेश के बाद या मुकेश के जाने के बाद राकेश एंड महेश बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो राकेश एंड महेश को कहा जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर, राइट। तो वही जो रिटायरमेंट में होता था, कंटिन्यूइंग पार्टनर, राइट, जो बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बट कंटिन्यूइंग पार्टनर ने कुछ एडजस्टमेंट्स की। पहला, एसेट्स वर रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 44,000, मोटर ट्रक 18,000, इन्वेस्टमेंट 17,000। तो रेगुलर एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करो, मोटर ट्रक को रिवैल्यू करो एंड इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करो। दूसरा, ऑल डेटर वेर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। मतलब जो आरडीडी दिख रही है हमें बैलेंस शीट में, आरडीडी की जरूरत नहीं है। सारे डेटर जो 16,000 है सबसे पैसा रिकवरेबल है। सो देयर इज नो चांसेस ऑफ बैड डेब्ट्स। इसका मतलब है आरडीडी की जरूरत नहीं है, सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ आरडीडी। तो सिंपली जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो 16,000 डेटर डायरेक्टली लिख लेंगे, आरडीडी कैंसिल करेंगे, राइट। नेक्स्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट है, स्टार करो तीसरे एडजस्टमेंट पर। तो क्या कह रहे तीसरी एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times the average profit of last 5 years. No goodwill account should be shown in the books of the firm. तो सब लोग स्टार करो इसमें दो चीजें। एक कि फर्म का गुडविल आपको वैल्यूएट करना है, नथिंग बट दिमाग में रखो जैसे हम अभी रिटायरमेंट में करते थे। फर्म का गुडविल मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हमें गुडविल रेज करना है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि नो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन इन द फर्म, मतलब गुडविल को इमीडिएटली राइट ऑफ करना है। मतलब यहाँ पर गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना है। कैसे, सम सॉल्व करते हो देखते हैं। ये सिंपल है बट स्टार है, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। आगे तो चौथा समझ में आ गया कि गुडविल को कैलकुलेट करना है, सॉरी तीसरा समझ में आया गुडविल को कैलकुलेट करना है। चौथी एडजस्टमेंट, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट, अप टू हिज डेथ। फिर से आ गया, देखो मुकेश शेयर दैट इज डिसीज्ड पार्टनर का शेयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो जब भी किसी भी पार्टनर डिसीज्ड होगा या कोई भी पार्टनर की डेथ होगी तो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में उसके प्रॉफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, राइट। तो तीसरे एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा कि गुडविल को वैल्यूएट करो। चौथे एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि जो डिसीज्ड पार्टनर है मुकेश, उसे उसके प्रॉफिट का हिस्सा दे दो अप टू द डेट। क्या कह रहे हैं, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो हाउ टू डू इट, जब हम वर्किंग नोट करेंगे तब इस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। बट इसका समरी क्या है कि चौथे एडजस्टमेंट में कहा है कि जो मुकेश इज अ व्हाट डिसीज्ड पार्टनर, उसे प्रॉफिट का हिस्सा आपको देना है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो कल जैसे हमने स्टेप्स फॉलो करके वर्किंग नोट किया था, फिर से हम वही करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। तो आज दो वर्किंग नोट होगी। एक, हमें एडजस्टमेंट 3 के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है
एंड एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से हमें मुकेश का प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट करना है, राइट। एंड लास्ट एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं 5 ईयर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 5 ईयर का प्रॉफिट चाहिए, तो उन्होंने लास्ट एडजस्टमेंट में कहा है कि 5 साल का प्रॉफिट इस 6,000, 11,000, 7,000, 12,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। सो 1 साल से लेके 5वें साल तक उन्होंने आपको प्रॉफिट्स दिए, राइट। बट हमें करना क्या है, तो वो कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019। बैलेंस शीट की डेट वो खुद ही कह रहे हैं 1 जुलाई 2019। कहाँ से आई 1 जुलाई 2019? तो जो मुकेश की डेथ है 30 जून 19 को, उसका अगला दिन 30 जून 19 को मुकेश की डेथ हुई, उसका अगला दिन इस 1 जुलाई 2019। तो उस डेट पर हमें बैलेंस शीट बनानी है। इज इट क्लियर? तो कल जैसे हमने फॉर्मेट बनाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर क्या बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसी प्रकार से उन्होंने आज भी पूछा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट हम हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या किसी एडजस्टमेंट में उन्होंने पैसे की लेन देन के बारे में बताया कि कुछ बेचा पैसे आए, या जो डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को हमने पैसे पे किए, ऐसा कुछ उन्होंने कहीं पर पैसे की लेन देन के बारे में बताया क्या? आंसर इज नो। अगर पैसे की लेन देन के बारे में अगर वो बताते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में कैश या फिर बैंक अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस में है या बैलेंस शीट में है उसके हिसाब से हम बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट बनाएंगे। बट यहां पर किसी भी एडजस्टमेंट में पैसे के लेन देन के बारे में नहीं कहा है, तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश या फिर बैंक अकाउंट। हम सिंपली उन्होंने जितना पूछा है उतना ड्रॉ करेंगे। तो मैं आ रहा हूं ऑन द फर्स्ट पेज, ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ राकेश, महेश एंड मुकेश प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ये रेगुलर जो हमने कल ड्रॉ किया था उसी प्रकार। फिर आ रहा हूं सेकंड पेज पर, मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राकेश एंड महेश ब्रैकेट में न्यू फर्म बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019, जो ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में आपको डेट दी है वही डेट में लिख रहा हूं। या लॉजिक इज जिस दिन मुकेश की डेथ हुई उस डेथ का अगला दिन या अगली डेट, दैट इज 1 जुलाई 2019। तो मेरा फॉर्मेट रेडी है। फर्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पेज पर मैंने बैलेंस शीट बनाया। अगर आपने नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो, आसान काम है, राइट। तो अगर आपका रेडी है तो लेट्स सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए अगेन वी आर प्रिपेयरिंग टू लेजर एंड बैलेंस शीट। तो इन्हें बनाने के लिए वी नीड टू फॉलो 4 स्टेप्स, वही 4 स्टेप एडमिशन वाली, रिटायरमेंट वाली, सेम 4 स्टेप डेथ में भी यूज कर रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है, पार्टनर्स कैपिटल उठाओ पुराने बैलेंस शीट से, फर्स्ट पेज पर आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000, 10,000, 30, 20, 10, राइट। तो मैंने कैपिटल उठाया एंड पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में लिखा, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है चेक इज देयर एनी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द क्वेश्चन। तो लायबिलिटी में तो कहीं पर नहीं दिख रहा है, एसेट्स में आप चेक करो है क्या कहीं पर कुछ, आंसर इज नो। सो देयर इज नो जनरल रिजर्व, नो रिजर्व फंड, नॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेप 2 को इग्नोर करो, आगे बढ़ो, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि अगर आपने कैश या बैंक अकाउंट बनाया है, अगर बनाया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो। तो हैव वी प्रिपेयर कैश या बैंक अकाउंट, आंसर इज नो। तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने की जरूरत है क्या, आंसर इज नो। तो अगेन स्टेप 3 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमने कैश बैंक अकाउंट ही नहीं बनाया। तो कैश बैंक का स्टेप इग्नोर करो, तो स्टेप 3 को इग्नोर करो। तो फिर स्टेप 3 का पॉसिबल नहीं है, 2 का पॉसिबल नहीं है, 1 ऑलरेडी हमने कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं ऑन द स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है सॉल्व द एडजस्टमेंट। Step 4 is simple, solve the adjustment, yes or no? तो let's solve the adjustment with the first adjustment। पहला एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, एसेट्स वर रीवैल्यूड, प्लांट एंड मशीनरी 44,000, मोटर ट्रक 18,000, इन्वेस्टमेंट 17,000। प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करो, मोटर ट्रक को रिवैल्यू करो, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करो, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को करना कितना है, 44,000। तो आई हैव टू चेक मेरे पास ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी कितनी है। तो एसेट साइड में देखो, ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी है 40,000। तो पुराने बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है 40, एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को लेके आओ 44 पर, नथिंग बट मुझे प्लांट एंड मशीनरी को 4,000 से एप्रिसिएट करना है। कहां से आया 4,000, तो नई वैल्यू 44 माइनस पुरानी वैल्यू 40, तो 4,000 से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है। पुरानी वैल्यू कम है, नई वैल्यू ज्यादा है, मींस वी आर इंक्रीजिंग और एप्रिसिएटिंग प्लांट एंड मशीनरी, राइट। तो बस इसे सॉल्व करते जैसे हम रेगुलर सॉल्व करते थे। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराने बैलेंस शीट से प्लांट एंड मशीनरी उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी 40,000,
राइट। इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ प्लस एप्रिसिएशन 4000, तो 40 + 4 टोटल प्लांट एंड मशीनरी बाहर आ गई 44,000। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है तो मेरे लिए फायदा है, तो इस फायदे को उठा रहा हूँ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय प्लांट एंड मशीनरी 4000। वेरी रेगुलर सिंपल एडजस्टमेंट, आप इन तरह के एडजस्टमेंट पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, राइट। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया। एडजस्टमेंट में कह रहे हैं मोटर ट्रक इज वैल्यूड एट 18,000, मोटर ट्रक को 18,000 करो, तो बैलेंस शीट में चेक करो मोटर ट्रक इज 20,000, तो 20,000 का मोटर ट्रक में 18,000 पे लेके आ रहा हूँ, नथिंग बट मोटर ट्रक इज डेप्रिसिएटेड बाय 2,000। मोटर ट्रक को मैं 2,000 से डेप्रिसिएट कर रहा हूँ। 2,000 कैसे, पुरानी वैल्यू 20,000 माइनस नई वैल्यू 18,000, तो पुराने वैल्यू में से नई वैल्यू कम हुए, पुरानी वैल्यू 20 थी, नई वैल्यू 18 है, तो आई एम डेप्रिसिएटिंग ट्रक बाय 2,000। तो सॉल्व करते हैं, तो मैं फिर से मोटर ट्रक को उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं मोटर ट्रक 20,000। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, सो बाहर ट्रक बचा 18,000। मोटर ट्रक इज एसेट, एसेट कम हो रही है तो मेरे लिए लॉस है, तो इस लॉस को मैं लिख रहा हूं P&L के डेबिट में टू मोटर ट्रक 2,000। सिंपल इजी। आगे बढ़ते हैं, इसी एडजस्टमेंट में कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को 17,000 करो, नॉट 19,000। तो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को 17,000 करो, तो मेरे पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कितने, तो बैलेंस शीट में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज 18,000, इन्वेस्टमेंट इन दी बैलेंस शीट इज 18,000। तो पहले इन्वेस्टमेंट 18,000 थे, आप 17 पे लेके आओ, नथिंग बट इन्वेस्टमेंट्स आर रिटर्न ऑफ बाय 1,000। इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन नहीं कहना है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट फिक्स्ड एसेट्स टू से डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट को कहना है राइट ऑफ या रिडक्शन या रिड्यूस या रीवैल्यूड, राइट। तो रिटर्न ऑफ इज दी व्हाट वर्ड वी कैन यूज। तो इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न ऑफ बाय 1,000, 1,000 से मैंने इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, कम कर दिया, कैसे, पुराने 18 थे नए 17 है, तो 18 से 17 पे आए, 1,000 से कम हुए, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं, सिंपली इन्वेस्टमेंट 18,000 उठाओ, नए बैलेंस शीट में लिखो 18,000, राइट। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिखो माइनस रिटर्न ऑफ 1,000 या माइनस रीवैल्यूड 1,000 या माइनस व्हाट रिड्यूस्ड 1,000, सो 18 माइनस 1 बाहर बचे 17,000। सिंपल। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, एसेट कम हुआ मतलब मेरा लॉस है, तो 1,000 को उठा के लॉस को उठा के मैं P&L के डेबिट में लिख रहा हूँ टू इन्वेस्टमेंट 1,000, तो P&L के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट 1,000। यहाँ तक क्लियर है। तो एज पर एडजस्टमेंट 1 प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुई, मोटर ट्रक रिवैल्यू हुआ, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू हुआ, सिंपल बेसिक एडजस्टमेंट है। तो चलते हैं एडजस्टमेंट 2 पर, ऑल डेटर आर गुड। तो वो कह रहे सारे डेटर अच्छे हैं, तो डेटर है कितने, बैलेंस शीट में देखो 16,000 के डेटर है, लेस RDD 2,000, बाहर डेटर बचे 14,000। तो वो कह रहे सारे डेटर अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। बुरा नहीं है मतलब कोई आपका पैसा डुबाने की चांस नहीं है, आप सारे डेटर्स रिकवरेबल है, देयर इज नो चांस ऑफ बैड डेब्ट्स, एवरीवन विल रिपे यू इन टाइम। सो RDD की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल मतलब क्या है, देयर इज नो नीड ऑफ RDD, RDD को कैंसिल करो। तो कैसे कैंसिल करना है, तो सिंपल, जो मेरे ओरिजिनल डेटर है 16,000 मैं उसे उठा रहा हूं एंड नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं डेटर 16,000, ओरिजिनल डेटर उठाए एंड नए बैलेंस शीट में डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा 16,000 कि डेटर्स में देयर इज नो नीड ऑफ RDD, आई एम विदाउट RDD डेटर्स को लिखा। अब RDD की जरूरत नहीं है, तो मैं RDD को कैंसिल कर रहा हूं। सो RDD मतलब नुकसान की प्रोविजन है, तो अगर नुकसान के प्रोविजन को मैं कैंसिल कर रहा हूं मतलब मेरा फायदा है, मेरा पैसा नहीं डूबेगा तो फायदा है। RDD की जरूरत नहीं है मतलब मेरा फायदा है। तो उस फायदे को 2,000 जो हमने नहीं लिखे मतलब बैलेंस शीट में नहीं लिखे, अब उस 2,000 जो कैंसिल 2,000 है उसे उठाऊंगा एंड P&L के क्रेडिट में लिखूंगा बाय RDD 2,000। तो RDD ना लिखने की वजह से मेरा फायदा है। डेटर्स मेरे बढ़ गए, पहले देखो डेटर्स 14,000 थे बाहर, अब डेटर्स 16,000 है बैलेंस शीट में बाहर, मतलब डेटर इज इंक्रीजिंग बाय 2,000। व्हाई, बिकॉज आई हैव कैंसिल RDD। तो RDD कैंसिल करने की वजह से डेटर बढ़े, मतलब मेरा फायदा है। एसेट है ना डेटर, तो एसेट बढ़ने पर फायदा है, तो उस फायदे को मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरी एडजस्टमेंट भी सिंपल है। चलते हैं तीसरे एडजस्टमेंट पर, जिस पर मैंने आपको स्टार करने के लिए कहा है। वो कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, राइट। तो इस एडजस्टमेंट में बहुत कुछ है। एक, वो कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब हमें गुडविल को वैल्यूएट करना है, राइट। तो वैल्यूएशन के लिए हमें वर्किंग नोट करना है। फिर वो कह रहे हैं जब गुडविल आएगा तो उसे फर्म के बुक्स में नहीं दिखाना है, मतलब राइट ऑफ भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। तो लेट्स स्टार्ट कि गुडविल कैलकुलेशन। बट गुडविल कैलकुलेशन के लिए वो कह रहे हैं कि गुडविल इज कैलकुलेट 2 times, ठीक है, 2 times ऑफ व्हाट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years का गुडविल है, तो वेयर इज लास्ट 5 year का प्रॉफिट, तो लास्ट 5 year का प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है।
तो 5 years प्रॉफिट 6,000, 11,000, 7,000, 12,000, 24,000। तो एज पर एडजस्टमेंट नंबर 3 मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पिछले 5 साल का प्रॉफिट। तो 5 साल का प्रॉफिट पांचवें एडजस्टमेंट में दिया, तो पांचवें एडजस्टमेंट भी मैं लेके आया, राइट। तो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि पांचवें एडजस्टमेंट में उन्होंने आपको 5 साल के प्रॉफिट्स दिए, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मैं आ रहा हूं हमारे सेकंड पेज के अगले हिस्से में, वहां पर लिख रहा हूं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं जैसे वो कह रहे हैं, राइट। तो गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है, तो गुडविल का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, उन्होंने कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, 5 साल का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। 5 साल का जो प्रॉफिट आएगा, एवरेज आएगा 5 साल का, उसका 2 गुना इज योर गुडविल। इज इट क्लियर? एडजस्टमेंट 3 का पहला हिस्सा पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स। किसका 2 टाइम्स? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना इज योर गुडविल। ऑलरेडी हमने एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, तो वही फिर से हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं कि माय गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 साल मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। 5 साल का जो एवरेज है उसका 2 गुना, राइट। तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का? 5 साल का। तो मैं लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 साल के प्रॉफिट कहां है, एडजस्टमेंट 5 में है, तो उनको उठाओ 6,000 प्लस 11,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 होल डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट इज 5 साल के प्रॉफिट्स की एडिशन डिवाइडेड बाय 5। तो अब 6,000 से लेकर 24,000 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 बाय 5। 60,000 ऊपर की टोटल आ रही है, 5 साल के मिला के प्रॉफिट्स की टोटल आ रही है 60,000, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है 12,000। सो एवरेज प्रॉफिट इज 12,000, 60 डिवाइडेड बाय 5 इज 12,000। एवरेज प्रॉफिट 12,000 है। अब गुडविल इज व्हाट? पहला फॉर्मूला देखो, गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स, तो एवरेज प्रॉफिट का डबल, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज माय गुडविल। तो मैं नीचे लिख रहा हूं गुडविल इज इक्वल टू 12,000, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। सो गुडविल इज 12,000 का दुगना, 12,000 का 2 टाइम्स, सो गुडविल आ रहा है 24,000। सो माय गुडविल इज इक्वल टू 24,000। इज इट क्लियर? तो ये जो मेरा वर्किंग नोट का आंसर है, मैं जस्ट साइड में चिपका रहा हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000। जो मुझे आंसर मिला वर्किंग नोट से, मैंने यहां पर हाईलाइट किया कि गुडविल ऑफ द फर्म एज पर एडजस्टमेंट नंबर 3 द गुडविल ऑफ द फर्म हैज टू बी 24,000, राइट। तो अब ये 24,000 को क्या करना है, ये फर्म का गुडविल है, यानी कि सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का गुडविल नहीं है, तो मुझे इस गुडविल को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूं ऑन द फर्स्ट पेज, राइट। पार्टनर्स कैपिटल के बीच में मुझे 24,000 गुडविल को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं पुराने पार्टनर्स को, मतलब तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 24,000 को मैं उठा रहा हूं, लिख रहा हूं बाय गुडविल। 24,000 को 3:2:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। 3:1 कहां से आया? उनका पुराना रेशियो देखो, क्वेश्चन की शुरुआत में दिया उन्होंने 3:2:1। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000। फर्म मतलब तीनों पार्टनर्स का मिला के 24,000 है, तो इस 24,000 को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। इज इट क्लियर? तो मैंने गुडविल के 24,000 तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया 12,000, 8,000, 4,000। तो ये पहला हिस्सा हुआ कि गुडविल कैलकुलेट किया 24,000, उस 24,000 गुडविल को उठाया, तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल यानी कि आपका एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो गुडविल बढ़ रहा है। पहले गुडविल नहीं था, 0 था, तो 0 से 24,000 पे चला गया, तो ये फायदा है। तो फायदा हमने पुराने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। गुडविल बढ़ेगा तो सब में बटेगा, गुडविल घटेगा तो फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर में ही बटेगा। ऑलरेडी हमने किया हुआ कंसेप्ट है इन रिटायरमेंट कि गुडविल बढ़ने पर तीनों का फायदा है, गुडविल घटने पर सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर का नुकसान है, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेंगे, राइट। तो ये पहला हिस्सा हुआ एडजस्टमेंट 3 का कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 24,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसी एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ द फर्म में, मतलब अगर मैं इसका सेकंड इफेक्ट देने जाऊंगा तो गुडविल उठा के मैं एसेट्स में लिखूंगा, गुडविल इज माय एसेट्स, एसेट्स में लिखूंगा गुडविल 24,000। बट वो इसी एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि गुडविल आपको फर्म के बुक्स में नहीं दिखाना है। नो गुडविल शुड बी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब क्या करना है? नथिंग बट गुडविल शुड बी रिटन ऑफ बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर इन न्यू रेशो। तो जो 24,000 गुडविल हमने इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे मुझे राइट ऑफ करना है, उसे रिवर्स करना है। बट जब मैं रिवर्स करूंगा तो मुझे केवल कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में उनके नए रेशियो में रिवर्स करना है, राइट। सो मुझे नया रेशियो पता होना चाहिए क्या है, तो उसके लिए मैं चेक कर रहा हूं ओल्ड रेशियो गिवन इज 3:2:1।
पुराना रेशियो आपके पास 3:2:1, उसमें से कौन चला गया, उसमें से तीसरा पार्टनर मुकेश चला गया, यानी कि मुकेश का एक हिस्सा चला गया, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका नया रेशियो बन गया 3:2। सो द न्यू रेशियो इज नथिंग बट 3:2। एक चला गया तो एक जाने के बाद नया रेशियो क्या बचा 3:2, यस और नो। तो ओल्ड रेशियो गिवन 3:2:1, मुकेश का एक हिस्सा निकाल दिया तो न्यू रेशियो बिटवीन राकेश एंड महेश बचा 3:2। तो जो गुडविल है जो मैंने तीनों को क्रेडिट किया है, टू रिवर्स इट बिटवीन महेश, राकेश एंड महेश इन 3:2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गुडविल की एंट्री को रिवर्स कर रहा हूँ। तीनों को मिला के 24,000 गुडविल था, उस 24,000 गुडविल को मैं राकेश एंड महेश के बीच में 3:2 में राइट ऑफ कर रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग टू गुडविल, टोटल तीनों का मिला के 24,000 गुडविल था, विच आई एम राइटिंग इट ऑफ 24,000 को 3:2 में राइट ऑफ कर रहा हूँ, विच इज 14,400 एंड 9,600। इज इट क्लियर? तो एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा था नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक्स में गुडविल अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब ही गुडविल को मुझे रिवाइंड करना है, रिवर्स करना है, राइट ऑफ करना है। जो तीनों के बीच में मैंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया था उसे रिवाइज करो, रिवाइंड करो, राइट, उसे राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ करते वक्त नए पार्टनर्स के बीच में या कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में नए रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो मैंने पहले नया रेशियो फाइंड आउट किया 3:2, फिर तीनों का मिला के 24,000 गुडविल उठाया एंड उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर राकेश एंड महेश के बीच में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, विच इज 14,400 एंड 9,600, राइट। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से पहले मैंने गुडविल फर्म का रेज किया, फिर उस गुडविल को मैंने इमीडिएटली राइट ऑफ किया। अब हम चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 4। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या कह रहे हैं, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो मुकेश को हमें क्या करना है, उसके डेथ तक के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके देने हैं। वही कंसेप्ट जो हमने कल वाले सम में अप्लाई किया था फिर से यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे मुकेश का प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट करना है, तो मुझे फिर से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो जो पहली वर्किंग नोट है उसके नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं नए पेज पर आ रहा हूं, लिख रहा हूं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो उसके डेथ के दिन तक का मैं उसे प्रॉफिट दूंगा। तो वही स्टेप्स मैं फिर से फॉलो करूंगा। सबसे पहले आई फाइंड पीरियड। तो पीरियड के लिए मुझे बताओ, अभी की बैलेंस शीट है 31 मार्च की, राइट। तो उसका अगला डेट मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2019। हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2019, तो उसका अगला डेट 1 अप्रैल 2019 टू जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी डेथ कब हुई, तो उसकी डेथ हुई, मुकेश की डेथ हुई ऑन 30 जून। तो पीरियड इज 1 अप्रैल को हमारा नया साल स्टार्ट हुआ। नया साल स्टार्ट होने के बाद 30 जून 2019 को मुकेश की डेथ हो गई। तो मतलब मुकेश 3 महीने बिजनेस में था, अप्रैल टू जून, काउंट करो, अप्रैल पूरा, मई पूरा एंड 30 जून यानी कि जून पूरा। तो 3 महीने बिजनेस में था, यानी कि 3 महीने इज द पीरियड जिस पीरियड के लिए मुकेश को हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इस वर्किंग नोट का पहला हिस्सा मिल गया पीरियड। अब मुझे दूसरा चाहिए कि प्रॉफिट बेस क्या है। ठीक है, 3 महीने का प्रॉफिट देना है, बट ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज द प्रॉफिट बेस। तो प्रॉफिट बेस मुझे फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट बेस के लिए एडजस्टमेंट चेक करो, हमेशा प्रॉफिट बेस के लिए एडजस्टमेंट चेक करना है। तो उन्होंने आपको कहा है कि कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो मैं प्रॉफिट बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, तो मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट बेस इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट, पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो पिछले 2 साल जितना मैंने प्रॉफिट कमाया था उसका एवरेज इज माय बेस। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट कहां है, तो एडजस्टमेंट 5 में आखिर के 2 साल यानी कि 5वां एंड चौथा यानी कि 24,000 एंड 12,000 इज माय प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। यस और नो? एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज इज माय बेस प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज चाहिए। तो पिछले 2 साल कौन से, 5वां एंड छठा, लास्ट 2 ईयर, आखिर के 2 साल, पहले 2 साल नहीं, आखिर के 2 साल। तो हमारे पास 5 साल के प्रॉफिट है, तो इसमें से आखिरी लास्ट दो इस चौथा एंड 5वां साल, लास्ट 2 ईयर्स। फर्स्ट 2 ईयर्स यानी कि पहला और दूसरा बनता, आखिरी 2 ईयर यानी कि 5वां एंड चौथा। तो मैं 5वें साल का प्रॉफिट 24,000 एंड चौथे साल का प्रॉफिट 12,000 का एवरेज लूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स इज इक्वल टू 24,000 प्लस 12,000, 24,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 साल का एवरेज, पिछले 2 साल, लास्ट 2 साल, आखिरी 2 साल।
तो पिछले 2 साल या आखिरी 2 साल या लास्ट 2 साल इज 24,000 प्रॉफिट एंड उससे पहले 12,000 प्रॉफिट। आखिर के 2, फर्स्ट 2 नहीं कह रहे वो, दे आर सेइंग लास्ट 2, आखिर के 2 साल, तो आखिर के 2 साल का प्रॉफिट, तो उनका एवरेज चाहिए, यानी कि 24,000 एंड 12,000 का एवरेज चाहिए। तो 24 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 24 + 12 इज नथिंग बट 36,000। 36,000 डिवाइडेड बाय 2 का अगर आप आंसर निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है 18,000। तो पिछले 2 साल का एवरेज आ रहा है 18,000। सो माय बेस प्रॉफिट इज 18,000। माय बेस प्रॉफिट इज व्हाट? 18,000। यहां तक क्लियर है? कल का अगर आप वर्किंग नोट देखोगे तो बेस प्रॉफिट उन्होंने डायरेक्टली आपको कहा था 1,80,000। उन्होंने कहा था कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसे पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देना है। तो पिछले साल का प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 1,80,000, तो हमने डायरेक्टली 1,80,000 एज बेस प्रॉफिट लिया। बट आज वो बेस प्रॉफिट के लिए कह रहे हैं पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज, तो मैंने पिछले 2 साल का प्रॉफिट लिया एंड उसका एवरेज कैलकुलेट किया इज 18,000। सो माय बेस प्रॉफिट इज 18,000। अब इस 18,000 में से मुझे 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए क्योंकि माय पीरियड इज 3 मंथ्स, तो नीचे लिख रहा हूं 3 मंथ्स प्रॉफिट या प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इज 18,000 इंटू 3/12। वही कल वाला लॉजिक, 18,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 12 करो, मल्टीप्लाइड बाय 3 करो। डिवाइडेड बाय 12 करने से 1 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 करने से 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 4,500। सो 3 महीने का प्रॉफिट इज 4,500, राइट? आप ये 3 महीने का प्रॉफिट पूरा का पूरा मुकेश का है क्या? आंसर इज नो। इस प्रॉफिट में से मुझे मुकेश का अलग से कैलकुलेशन करना है, तो मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? तो 4,500 इंटू मुकेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो व्हाट इज मुकेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। यस और नो? पीएसआर गिवन इज 3:2:1, नथिंग बट 3/6, 2/6, 1/6। तो उसमें मुकेश का हिस्सा कितना है? तीसरा आखिरी हिस्सा, आखिरी पार्टनर है ना। पहला कौन है? पहला इज पहले 2 है और फिर मुकेश इज द थर्ड पार्टनर, तो तीसरे पार्टनर का रेशियो इज 1/6। तो मैं क्या कर रहा हूँ 45,000 या 4,500 जो 3 महीने का प्रॉफिट था, तो 4,500 मल्टीप्लाइड बाय मुकेश का हिस्सा 1/6, तो 4,500 इंटू 1/6 कैलकुलेशन करोगे तो 750 आ रहा है, राइट? तो ये वर्किंग नोट हमने क्या की? पहले पीरियड कैलकुलेट किया कि हमें 3 महीने के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके मुकेश को देने हैं। फिर व्हाट इज द बेस? तो पिछले 2 महीने का एवरेज इज द बेस, तो पिछले 2 महीने नहीं, पिछले 2 साल का एवरेज इज द बेस, तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट इज 24,000 एंड 12,000, तो उसका एवरेज आया 18,000। अब उस 18,000 में से हमने 3 महीने के प्रॉफिट्स अलग किए विच इज 4,500। फिर उस 4,500 में से हमने मुकेश का हिस्सा अलग किया। मुकेश का हिस्सा इज 1/6, 3:1 में मुकेश इज 1, एक हिस्से के लिए पार्टनर, तो 1/6, तो 4,500 का 1/6 यानी कि मुकेश को 750 रुपए प्रॉफिट में से मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो जो 750 रुपीज मुझे आंसर मिला वो मैं साइड में मार्क करके रख रहा हूं। मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट इज 750। तो जिस दिन मुकेश की डेथ हुई उस दिन तक के उसे और एक्स्ट्रा 750 रुपए मिलने चाहिए, राइट? तो इसके हमें डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, जैसे हमने कल दिया था उसी प्रकार में फिर से डबल इफेक्ट दूंगा। पहले मैं 750 रुपए उठाऊंगा, राइट? पार्टनर्स कैपिटल में आऊंगा, वहां पर लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज, एंड यही इफेक्ट होगा पहला बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मुकेश के कॉलम में 750 एंड फिर से 750 में उठा रहा हूं एंड नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 750। कल भी हमने यही डबल इफेक्ट दिया था, आज भी हम यही कर रहे हैं। जब भी आप वर्किंग नोट में डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे उस प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके पार्टनर्स कैपिटल डिसीज्ड पार्टनर के कॉलम में लिखना है एंड बैलेंस शीट में लिखना है, बट लिखते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट? तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से हमने वर्किंग नोट की, फिर उस वर्किंग नोट के आंसर का हमने डबल इफेक्ट दे दिया, तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 4 एंड वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट। चौथी एडजस्टमेंट थी, 5वें एडजस्टमेंट में प्रॉफिट दिया था, तो दैट वी हैव कंसीडर ऑलरेडी। प्रॉफिट के लिए आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करना है, वो गुडविल में हमने यूज कर लिया एंड अभी हमने मुकेश के प्रॉफिट के लिए यूज कर लिया। सो वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करना है, एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विद रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने पर हमें क्या मिल रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 3,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस करने पर आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपीज। इस 3,000 को मैं राकेश महेश मुकेश के बीच में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो राकेश महेश के बीच में अगर 3,000 में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो राकेश को मिल रहा है 1,500, महेश को मिल रहा है 1,000 एंड मुकेश को मिल रहा है 500,
राइट। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट राकेश महेश मुकेश के बीच में मैंने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इमीडिएटली इस प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500 1500 3000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, उसका प्रॉफिट उठा के मैंने पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया। अब आई हैव टू बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल, बट सबसे पहले मैं डिसीज्ड पार्टनर को बैलेंस करूंगा। तो लेट्स बैलेंस डिसीज पार्टनर यानी कि मुकेश को। तो मुकेश के क्रेडिट में 4 एंट्रीज है, टोटल है 15,250 एंड मुकेश के डेबिट में एक भी एंट्री नहीं है, तो टोटल है 0। यस और नो? तो मुकेश का क्रेडिट इज 15,250, मुकेश का डेबिट इज 0। तो 15,250 बड़ी अमाउंट है जो मैं दोनों तरफ लिखूंगा 15,250 15,250 एंड माय बैलेंसिंग फिगर विल आल्सो बी 15,250 इन मुकेश कॉलम। बड़ी अमाउंट 15,250 माइनस छोटी अमाउंट 0, 15,250 माइनस 0, डिफरेंस इन मुकेश कैपिटल इज 15,250, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इस बैलेंस को मैं क्या कहूंगा? इस बैलेंस को मैं कहूंगा टू मुकेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। मुकेश लोन अकाउंट नहीं कहना है, मुकेश चला गया, अब उसकी जो पीछे उसके एग्जीक्यूटर बचे हैं, लीगल हेयर बचे हैं, वारिस बचे हैं, ये उनका लोन अकाउंट कहलाएगा। तो मुकेश का जो बैलेंस है, जैसे हम रिटायरमेंट में क्या करते थे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन में ट्रांसफर करते थे, वैसे यहाँ पर डिसीज पार्टनर का बैलेंस डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो डिसीज पार्टनर का नाम है मुकेश, तो हम कह रहे हैं टू मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कितना 15,250। इमीडिएटली इस लोन को उठाना है, नए बैलेंस शीट में लिखना है मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 15,250, राइट। तो जो मुकेश का बैलेंसिंग फिगर था कैपिटल का, उससे मैंने कहा मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट उठाया एंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख लिया। अब ये कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए लायबिलिटी बनी रहेगी कि इन फ्यूचर उन्हें मुकेश के एग्जीक्यूटर्स को 15,250 रिपे करना है, राइट। तो मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट समझ में आया। अब बचे हुए दोनों पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करते हैं, वो सिंपल है। तो दोनों को बैलेंस करने पर महेश का बैलेंसिंग आ रहा है 19,400 एंड राकेश का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 29,100। महेश इज 19,400, राकेश इज 29,100, जिसे मैं कहूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो राकेश इज 29,100 एंड महेश इज 19,400, जिसे मैं कह रहा हूं टू बैलेंस कैरी डाउन। उसे उठाऊंगा एंड फिर से लायबिलिटी में लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, राकेश 29,100, महेश 19,400। सिंपल, जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही बचे हुए पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस उठाया एंड एज अ कैपिटल बैलेंस शीट में लिख लिया। सो वी आर डन क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। अब क्या करना है? अब बैलेंस शीट टैली करना है, बट बैलेंस शीट टैली करने से पहले मैं कंपेयर करूंगा पुरानी लायबिलिटी विद नई लायबिलिटी, स्टार्टिंग विद पार्टनर्स कैपिटल। तीनों का पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी हमारे पास है, या हमने स्टेप 1 में लिख लिया तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे पास है क्रेडिटर्स, नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स नहीं दिख रहे हैं, ना ही क्रेडिटर्स पर हमने कुछ एडजस्टमेंट की है, सो क्रेडिटर्स इज अनटच, तो मैं इसको उठा रहा हूँ, बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स 8,000 रुपीज, राइट। सेम वे अगला क्या है? बैंक लोन अनटच्ड आइटम है, उसे भी उठा रहा हूँ, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ 20,000, अनटच्ड है, हमने हाथ नहीं लगाया उसको, राइट। एंड लास्ट इज बिल्स पेएबल, वो भी अनटच्ड है, उसे भी मैं नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ 18,000। क्लियर है? तो इसी प्रकार हम अब चलते हैं ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में पहला है प्लांट एंड मशीनरी, यस और नो? नए बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है, तो नो नीड टू रिकॉर्ड इट अगेन। नेक्स्ट इज मोटर ट्रक दिख रहा है, तो नो नीड टू रिकॉर्ड इट ऑल्सो, यस और नो? मोटर ट्रक दिख रहा है पुराने बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। मोटर ट्रक के बाद डेटर्स पुराने बैलेंस शीट में है, नए बैलेंस शीट में भी दिख रहे हैं, नो नीड टू रिकॉर्ड देम। इन्वेस्टमेंट पुराने बैलेंस शीट में 18,000 दिख रहे हैं, नए बैलेंस शीट में भी दिख रहे हैं, यस और नो? सो नो नीड टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट बैंक इज 14,000, नए बैलेंस शीट में बैंक नहीं है, ना ही बैंक को हमने कहीं पर रिकॉर्ड किया है, तो मैं बैंक को उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट में लिखूंगा 14,000, राइट। एंड अब फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो अगर मैं टैली करता हूँ तो मेरी लायबिलिटी एंड एसेट्स आ रही है 1,09,750। लायबिलिटी का भी टोटल सेम है, एसेट्स का टोटल भी सेम है 1,09,750, राइट। तो बैलेंस शीट टैली हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 टैली हो गया। कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1, जो आपको पढ़ना है एंड फॉर्मेट रेडी करके रखना है। इज इट क्लियर? तो होमवर्क के लिए यू हैव टू सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1, राइट। जो पढ़ो, फॉर्मेट रेडी करो एंड जितना हो सके खुद से सॉल्व करो, राइट। स्टेप 4 फॉलो करने, पहला दूसरा तो आप आराम से कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लेक्चर में यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।